हेलो एंड वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मैं हूं अमृत शुक्ला। जियोग्राफी की अगली क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में आपने समझ लिया था कि इंसुलेशन क्या है। उसके बाद में हमने आपसे कहा था कि मैं आपको अगली क्लास में पृथ्वी के ऊष्मा बजट के बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैंने आपको ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियों को भी पढ़ा दिया है, जो क्लास आपको मिल गई होगी। ठीक है, तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या होता है। अब बजट तो आपने खूब सुना होगा, हर साल बजट पेश किया जाता है। तो बजट में होता क्या है ये तो आप जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। देखिए, बजट जो है वो लेखा जोखा होता है। किसका लेखा जोखा होता है? किसी भी काम का अगर बजट आप बना रहे हैं, घर में आपके त्योहार होते हैं, दिवाली होता है, होली होता है, तो क्या फैमिली के लोग बैठते कहते लोग बजट बना ले जाए त्योहार का कि कितना जो है हमको खर्चा करना है। ठीक है, तो बजट का जो बजट शब्द जो है हमेशा एक लेखा जोखा का विवरण प्रस्तुत करने वाला शब्द होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार हर साल बजट पेश करती है, तो बजट में करती क्या है कि पिछले साल हमने भारत के जो राजकोष से उससे इतना पैसा लिया था और इतना खर्चा किया था, अब इस साल हम ये योजना में इतना खर्चा करेंगे। ठीक है, तो वो सब मिला करके जो वित्तीय लेखा जोखा होता है उसको बजट कह दिया जाता है। अब यहाँ पर ऊष्मा बजट की बात हो रही है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर टेम्परेचर की, ऊष्मा की इसमें बात होगी। तो ऊष्मा बजट क्या होता है ये हमें समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल इससे खूब आते हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है। ठीक है, तो एक लाइन में अगर मैं कहूं कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है, तो ये होगी कि पृथ्वी पर टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए जितना भी सूर्यातप आता है और जितना विकिरण के माध्यम से फिर से वापस चला जाता है, उसी के लेखा जोखा को पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहा जाता है। मतलब कि जितना ऊष्मा हमें प्राप्त हुआ, जितनी ऊष्मीय एनर्जी हमको प्राप्त हुई, जब वो पुनः वापस लौट जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? इन दोनों के लेखा जोखा को ऊष्मा का बजट। अब इसमें सवाल किस तरीके से आते हैं इसको भी समझ लेंगे। ठीक है, तो कितना आता है, कैसे आता है, ठीक है, ये हमको समझना है। तो मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी का तल है। ये आपका क्या है? पृथ्वी का तल है। ठीक है, और ये है आपका सबसे बाह्य परत किसका? वायुमंडल का। ठीक है, वायुमंडल का ये क्या है? बाह्य परत है सबसे, वायुमंडल का बाह्य परत, ये सबसे बाह्य परत है। और ये है आपके सूर्य महाराज, यानी कि सन, सूरज जिसे आप कहते हैं, क्योंकि जो सनलाइट है वहीं से तो मिलता है ना हमको एनर्जी। पृथ्वी के या पृथ्वी के जैसे अन्य जो ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उनके समस्त ऊर्जा का स्रोत यही होता है, सूर्य होता है। तो सूर्य से जो विकिरण निकलती है, उसी विकिरण से ऊष्मा क्या होता है? पृथ्वी को प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी चर्चा हमने पहले भी कर ली है। ठीक है, तो ये सूर्य है और यहाँ से जो ऊष्मा आएगी उसी ऊष्मा की हमको बात करनी है, और उसी के लेखा जोखा को ऊष्मा बजट कहते हैं। ठीक, तो अब ये देखते हैं कि कितना आता है, कैसे अवशोषण होता है, कौन कितना अवशोषण करता है, रिफ्लेक्ट कैसे होता है, यही सारी चीजें हमें इसमें समझनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा कठिन बात नहीं है। लेकिन अगर आप ढंग से नहीं सुनेंगे और बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनेंगे, नहीं समझ में आएगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें डेटा बहुत ज़्यादा है। इसमें इसको यूनिट में बांट के पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा करते हैं, एकदम ध्यान से पढ़ाई करते हैं। मैं ध्यान से पढ़ाता हूँ, आप ध्यान से पढ़ लीजिए, बिल्कुल एक बार में याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए कि 100 यूनिट ऊष्मा आई एनर्जी से। ठीक है, अब जो गणित के विद्यार्थी उन्होंने खूब माना होगा, हालांकि वो अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की माने या ना माने, लेकिन मजबूरी में उनको यक्ष मानना ही पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ भी मान लीजिए ये पृथ्वी का तल है और ये आपका क्या है? वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। अब सन का जो विकिरण है वो आ रहा है, यानी कि विकिरण के रूप में क्या आ रहा है? एनर्जी आ रहा है। और कौन सी एनर्जी? ऊष्मीय एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी आ रही है। ठीक है, अब वो 100 यूनिट मान लीजिए कि पृथ्वी का जो बाह्य परत है वायुमंडल का, वहां पर पहुंचती है। अब उसके बाद में वायुमंडल उसका शुरू होता है। तो मैंने आपको यह बताया था कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक नहीं है। ऊष्मा का अच्छा अवशोषक कौन है? आपका पृथ्वी का तल। ठीक है, ये पृथ्वी का जो तल है ये ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है।
जो आपका वायुमंडल है ये पृथ्वी उष्मा का अच्छा अवशोषक नहीं है। तो मान लीजिए कि ये 100 यूनिट आया, तो अब बात हमको उस पर करनी है कि पृथ्वी के पास कितना आता है, यानी कि तल पर कितना आता है। ठीक है, उसी का बजट तो हमें बनाना है। तो ठीक है, ये 100 यूनिट आया। अब आप ये जानते हैं कि होता क्या है, जैसे ही आप क्षोभ मंडल में आते हैं तो वहां पर आपको बादल मिलते हैं, बादल का निर्माण होता है। ठीक है, बादल ही नहीं मिलेंगे, धूल के कण भी मिलेंगे। ठीक है, धूल कण भी आपको मिल जाएंगे, और उससे जब आप नीचे आएंगे तो ये पहाड़ है और इस पर जमी हुई बर्फ भी मिलेगी। ठीक है, इस पर जमी हुई बर्फ भी आपको मिलेगी। तो जो ऊष्मीय विकिरण जो है आते हैं वायुमंडल से, जैसे ही प्रवेश करते हैं तो उनको इन 3 चीजों का सामना करना पड़ता है, और ये तीनों बिल्कुल प्रहरी की तरह होते हैं, हम नहीं जाने देंगे, कतई नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो यहां जब इन तीनों से विकिरण गुजरता है तो ये अपना पूरा दम लगा करके क्या करते हैं, वापस भेज देते हैं। किसको? सूर्य के विकिरण को। तो 27% जो विकिरण होता है, हम 100 के बिहाफ पर बात कर रहे हैं, हमने माना था कि 100 यूनिट आता है। ठीक है, तो बादल का जो रिफ्लेक्ट करने का जो उसका वो है क्षमता है, वो कितना है? 27 यूनिट ये क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। 6 यूनिट रिफ्लेक्ट कर देता है आपका धूल कण। ठीक है, 6 यूनिट धूल कण रिफ्लेक्ट कर देता है, और 2 यूनिट कौन रिफ्लेक्ट कर देता है? बर्फ। कौन सी बर्फ? जो पहाड़ों पर जमी हुई है। ठीक है, तो 27 + 6 और +2, ये कितना हो गया? 27 × 6 = 33 और 2 = 35, यानी कि 35 यूनिट जो है वो पृथ्वी के तल पर पहुंचने से पहले ही क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। अभी आप पृथ्वी के तल पर नहीं पहुंचे हैं, पृथ्वी का तल तो यहां पर है। उससे ऊपर आपको बादल मिला, बादल ने 27 यूनिट ऊपर ही भेज दिया। धूल कण ने क्या किया? 6 यूनिट ऊपर भेज दिया, और बर्फ ने 2 यूनिट ऊपर भेज दिया, और एक कुल मिलाकर के 35 यूनिट क्या हो गया? ऊपर चला गया पृथ्वी के तल पर पहुंचने से पहले ही। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पृथ्वी का एल्बिडो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है परीक्षाओं में, तो आप ध्यान से इसको समझ लेंगे। ये जो 35 यूनिट पृथ्वी के तल पर पहुंचने से पहले ऊपर भेज दिया गया, उसे ही पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी का एल्बिडो कितना होता है? 35 यूनिट होता है। 27 यूनिट बादल के द्वारा वापस हो गया, 6 यूनिट धूल कण के द्वारा, और 2 यूनिट बर्फ के द्वारा वापस हो गया। चलिए अब सवाल लगाते हैं। सवाल क्या? कि 100 यूनिट आया था, उसमें से 35 यूनिट तो निकल गया एल्बिडो के द्वारा जो है, यानी कि जिसे हम एल्बिडो कहते हैं, 35 यूनिट वो निकल गया, बचा कितना? 65 यूनिट। अब ये 65 यूनिट जो है वो आता है तल की ओर। ठीक है, वो तल की ओर आता है। अब मान लीजिए कि ये 65 यूनिट जो है तल की ओर आया। ठीक, ये 65 यूनिट जो है तल की ओर आता है। ठीक, अब इसमें से जो 65 है, इसमें से 14 यूनिट यानी कि 14 यूनिट क्या होता है? वायुमंडल के द्वारा क्या होता है? अवशोषित हो जाता है। 14 यूनिट कौन अवशोषित कर लेता है? वायुमंडल। एक चीज कंफ्यूज मत कीजिएगा, अभी जब मैंने ऊपर वायुमंडल की बात की तो वहां पर मैंने बताया कि जब सूर्य से सीधे विकिरण आ रही है तो मैंने वहां पर वायुमंडल की बात की थी। अब ये जो वायुमंडल गर्म हो रहा है, ये किसकी वजह से गर्म हो रहा है? पृथ्वी पर विकिरण प्राप्त हुआ और वो रिफ्लेक्ट होकर के जब जा रहा है तो उसका 14 यानी कि 14% या 14 यूनिट वायुमंडल में चला जाता है उसको गर्म करने के लिए। ठीक, अब ये अगर 14 यहां पर चला गया तो बचा कितना? 51, क्योंकि आपने क्या किया था? 35 पहले ही वापस कर दिया था। तो 65 में अगर आप 14 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 51 बचेगा। ठीक, अब ये 51 यूनिट है। इस 51 यूनिट में से 17 यूनिट जो है वो पृथ्वी वापस भेज देती है अंतरिक्ष में। ठीक है, पृथ्वी अंतरिक्ष में वापस भेज देती है कितना? 17 यूनिट।
17 यूनिट पृथ्वी सीधे अंतरिक्ष में वापस भेज देती है। चलो, तो 17 यूनिट इसमें से हम और रिड्यूस कर देंगे, तो 51 में से आप 17 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 34 यूनिट। ठीक है, अब ये जो 34 यूनिट बचा है उसी का हिसाब किताब अगर हम लगा ले तो हम अपने 100 यूनिट को समझ जाएंगे। लेखा जोखा का मतलब कि जितना आया उतना गया, उसका हिसाब होना चाहिए। ठीक है, जैसे सरकार बजट बनाती है कि हमें 100 करोड़ रुपए मान लीजिए किसी चीज के लिए चाहिए, सरकार ने बजट बनाया, तो सरकार को यह बताना पड़ता है अगले वर्ष कि हमने 100 करोड़ रुपए यहां पर खर्च कर दिए। ठीक है, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होता है तो उसके लिए कौन होता है? कैग होता है, जो जांच करता है कि माननीय ने क्या गड़बड़ी किया है और पैसा गया कहां। तो यहां पर अगर इस 34 यूनिट का आप हिसाब नहीं लगाएंगे तो यहां पर भी एक कैग बैठा हुआ है और वो कैग आपका सवाल गलत कर देगा। ठीक है, तो अब इस 34 यूनिट की हम बात करते हैं कि ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है। तो ये 34 यूनिट 3 पार्ट में रिफ्लेक्ट होता है। अभी इसका चित्र मैं एक बार फिर से बनाऊंगा और आपके नोट्स के लिए एकदम प्रॉपर तरीके से बना दूंगा, आप बना लीजिएगा। अभी मैं समझाने के लिए यहाँ पर काफ़ी इसको गंदा किया हूँ। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में, जो 34 यूनिट है ये 3 पार्ट में वापस जाता है। जो इसका पहला पार्ट होता है वो होता है संघनन की गुप्त उष्मा के रूप में, संघनन की गुप्त उष्मा। ठीक है, और ये कितना होता है? 19 यूनिट। तो 19 यूनिट, जो 34 यूनिट बचा था उसका 19 यूनिट वापस जाता है संघनन की गुप्त उष्मा के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? संघनन की गुप्त उष्मा। जो दूसरा पार्ट है इसमें वो है संवहन धारा के द्वारा, संवहन धारा के द्वारा, और ये है आपका 9 यूनिट। तो संवहन धारा के द्वारा 9 यूनिट वापस जाता है। ठीक है, अब 19 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28, यानी कि 28 हो जाएगा। अभी भी 6 यूनिट बच गया, तो वो जो 6 यूनिट बच गया, जो आपका तीसरा होगा इसमें से, वो है विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? रेडिएशन के द्वारा 6 यूनिट जो है वापस चला जाता है। इसको आप काउंट करेंगे तो 34 होगा। ये जो हमारा मामला था वो भी क्लियर हो गया, यानी कि यहाँ पर जो हिसाब किताब हमने 100 यूनिट से लिया था उसको यहाँ पर निपटा दिया। कुछ लोग के दिमाग पे ना ऐसे ऐसे गोल चक्कर की तरह घूम रहा होगा कि क्या पढ़ा गया, कुछ समझ में नहीं आया। बहुत ही कठिन है, इसको मैंने बड़ी आसानी से आपको पढ़ा दिया है, एक बार में नहीं समझ में आता। अच्छे अच्छे टीचरों को समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आप इस बात के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आपको समझ में नहीं, फिर से सुनिए, फिर मैं सुनाता हूँ इसको। ये पूरी कहानी है क्या? देखो, पूरी कहानी ये है कि जो पृथ्वी का उष्मा बजट है वो ये है कि सूर्य से हमें जितना उष्मा प्राप्त हुआ उतना उष्मा हमको उसको रिफ्लेक्ट कर देना है और पृथ्वी के टेम्परेचर को क्या करना है? मेंटेन रखना है। पृथ्वी का टेम्परेचर इसीलिए मेंटेन रहता है क्योंकि सूर्य से उष्मा आती भी है और वापस अंतरिक्ष में चली भी जाती है, इसीलिए मेंटेन रहता है। ठीक, अगर रेगुलर उष्मा ना आए तो दिक्कत हो जाएगी, और अगर वापस ना जाए तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो हमने माना था कि जो 100 यूनिट है वो हमको मिलता है। अब उसके 100 यूनिट में 35 यूनिट पृथ्वी के तल पर आने से पहले ही वापस हो जाता है, जिसमें बादल के द्वारा, धूल कण के द्वारा और बर्फ के द्वारा, ये 3 मिलकर के 35 यूनिट वापस भेज दे रहे थे, जिसे पृथ्वी का एल्बिडो कहा गया। हम ठीक है, हमने इसको पृथ्वी का एल्बिडो कहा। उसके बाद में जो 65 यूनिट बचा उसमें से 14 यूनिट पुनः वायुमंडल के द्वारा क्या होता है? अवशोषित हो जाता है। और जब उस 65 में 14 हमने घटाया तो बचा कितना? 51, यानी कि 51 यूनिट। उस 51 यूनिट में 17 यूनिट सीधे अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। ठीक है, अब जब 51 में आप 34 घटाएंगे, 51 में 17 घटाएंगे तो 34 बचेगा। और उस 34 यूनिट में आपने देखा कि संघनन की गुप्त उष्मा के रूप में 19 यूनिट जाता है वायुमंडल में, संवहन धारा के रूप में 9 यूनिट वापस जाता है और विकिरण के रूप में 6 यूनिट वापस जाता है। तो ये जुड़ करके कितना हो गया? 34। आपने ये समझ लिया कि 100 आया था और 100 गया भी, इसलिए टेम्परेचर पृथ्वी का मेंटेन रहता है। ठीक, चलिए इसका एक साफ मैं चित्र बना दे रहा हूं जिसको आप बना लीजिए और उसके बाद में कभी भी इससे कोई सवाल गलत नहीं होगा।
इसको पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी इसको मैंने बड़े आसानी से आपके सामने रख दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको याद भी हो गया होगा अगर ध्यान से सुने होंगे। ठीक है, अब इसका एक अच्छा सा चित्र बना लीजिए और उसके बाद में ये टॉपिक हम यहीं पर समाप्त कर देंगे। ठीक, तो ये है आपका पृथ्वी का तल, ये है आपका पृथ्वी का तल और ये है उसका बाह्य वायुमंडल। ठीक, जहां से विकिरण आना है। अब यहां से मान लीजिए 100 यूनिट आया। ठीक, ये 100 यूनिट आता है, जिसमें से 65 यूनिट जो है वो पृथ्वी की तरफ आता है, यानी कि पृथ्वी के तल पर आता है। इसको एरो बना लीजिएगा आप। ठीक है, और इसका जो 35 यूनिट है ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। और इसमें भागीदार कौन कौन है, बादल कितना 27 यूनिट, धूल कण 6 यूनिट और बर्फ 2 यूनिट। ठीक है, तो ये 27 यूनिट वापस हो गया और इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी का एल्बिडो। एकदम साफ चित्र आपके लिए बना रहा हूं, ये आपके लिए हमारे द्वारा किया गया मेहनत है, जिसका प्रतिफल आप लोग बिल्कुल नहीं देते हैं। एक सिंपल सा काम आपको बार बार करते रहना है, लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है, ताकि ये हमारा जो फ्री का क्लास है ये अन्य बहुत सारे विद्यार्थियों तक पहुंच जाए, जिनका जीवन इससे अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ये काम आप करते रहिए। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आपको बस लाइक कर देना, शेयर कर देना, 30-40 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, तो ये 35 यूनिट वापस चला गया, 65 यूनिट नीचे चला आया। ठीक है, इसकी बात मैंने की थी। अब 35 और 65 100, अभी तक हमारा मामला सही है। अब इस 65 यूनिट में जब वापस होता, यानी कि जब पृथ्वी पर आ गया, अब पृथ्वी से वापस होगा किसके रूप में, यहां पर लघु विकिरण के रूप, लघु तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण के रूप में आया था, अब दीर्घ तरंगदैर्घ्य के विकिरण के रूप में क्या होगा, वापस होगा। अब जब यहां से वापस होकर के जाएगा तो वायुमंडल के द्वारा 14 यूनिट क्या होगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। किसके द्वारा, वायुमंडल के द्वारा। ठीक, अब इस 65 में अगर 14 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 51। ठीक है, 51 बचेगा। अब 51 में क्या होता है, 17 यूनिट सीधे अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। ठीक है, 17 यूनिट सीधे क्या होता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। ठीक, 17 यूनिट अंतरिक्ष में चला गया। अब 51 में से आप 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 34। अब 34 का हिसाब आपको देना है, तो उस 34 के हिसाब में जो पृथ्वी पर अभी है, जो 34 यूनिट उष्मा है, वो 3 पार्ट में ऊपर जाती है। ठीक है, और कहाँ जाती है, इसी वायुमंडल में जाती है, और वो 3 पार्ट में जाती है। ये कितना होता है, 34 यूनिट होता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूँ। देखिए, छोटा लिखना मेरी एक बचपन की समस्या है, उसको मैं धीरे धीरे दूर कर लूँगा। ठीक है, तो 34 यूनिट जो है ये वापस जाएगा और ये 3 प्रकार से जाएगा। पहला प्रकार होगा संघनन की गुप्त ऊष्मा, संघनन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, और इस फॉर्म में जाएगा आपका 19 यूनिट। देखिए, जहां पर हो सकता है आपको लिखा हुआ ना दिखाई दे, आप सुन करके जरूर नोट कर लेना। ठीक, जो दूसरा फॉर्म होगा वो होगा संवहन धारा के रूप में, और ये 9 यूनिट। ठीक है, और जो तीसरा है वो है विकिरण के द्वारा, और इस प्रकार जाता है ये 6 यूनिट। तो ये कुल मिलाकर कितना हो गया, 34 यूनिट। और आपने समझ लिया होगा कि ये भी कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में। अब अगर इन दोनों को आप काउंट कर दें तो कितना बन जाएगा, ये 48।
तो वायुमंडल को फाइनली कितना मिलता है? 48। यही है पृथ्वी का उष्मा बजट। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसी में से पूछ लेता है कई बार कि एल्बिडो क्या होता है। ठीक है, एल्बिडो क्या होता है पृथ्वी का, ये कई बार पूछ लिया जाता है। उसका एग्जैक्ट यूनिट कितना होता है ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ के होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे टेम्परेचर पर कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से खूब सवाल आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को कैसे आपको ये फायदा दे रहा है, कैसे आपका हेल्प कर रहा है, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर कोई आपका सवाल है जो आपको समझ में नहीं आया उसको भी पूछ लीजिए, हम लाइव आएंगे और उसका जवाब आपको जरूर देंगे। थैंक यू।